वायुमंडल संगठन और नाइट्रोजन चक्र देखने के बाद आज हम कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल की बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या इसके वायुमंडल में प्रयोग हैं और क्या क्या इसकी बढ़ोतरी से नुकसान हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल एक प्राकृतिक साइकिल है। इसमें जब सूर्य की किरणें धरती की ओर आती हैं तो धरती पर वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निचले हिस्सों में मौजूद रहती है। और वैसे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऊपरी सतहों के अंदर खासकर सौरमंडल के निचले हिस्से में CO2 की एक पतली परत पाई जाती है। सूर्य से आने वाली किरणें जो कि लघु तरंग दैर्घ्य में होती हैं, उसको यह परत सहजता से अपने पार हो जाने देती है, कार्बन डाइऑक्साइड की परत। उसके बाद पृथ्वी की सतह धीरे धीरे गर्म होने लगती है। गर्म होकर पृथ्वी जब ताप छोड़ती है, जिसे हम दीर्घ तरंगीय ताप कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, यह बड़ी तरंग में होता है, जिसे हम दीर्घ तरंग कहते हैं। यह प्लैंक का नियम है। प्लैंक साइंटिस्ट थे। उनके अनुसार कोई बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म होगी, जैसे सूर्य ज़्यादा गर्म है तो यह तो जो गर्मी छोड़ रहा है, तरंग दैर्घ्य छोड़ रहा है, वह शॉर्ट वेव के अंदर होगी। और कोई अलग बॉडी कम गर्म है जैसे पृथ्वी, तो वह जो तरंगें छोड़ेगी वह दीर्घ तरंग में होगी। इसलिए पृथ्वी दीर्घ तरंग छोड़ती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको यह CO2 की जो परत है यह पार नहीं जाने देती। कहने का मतलब जो शॉर्ट वेव आई सूर्य से उसको तो इसने आसानी से पार कर लिया, लेकिन जो पृथ्वी ने गर्म होकर दीर्घ तरंगें छोड़ी उसको इसने रोक लिया। तो इसलिए जो CO2 है वो वायुमंडल का तापमान उच्च बनाए रखती है। यह तो एक इसका सीधा साइकिल हो गया। लेकिन वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार के पौधे और वनस्पतियां जो पाई जाती हैं। पेड़ पौधों का क्या काम होता है CO2 के अंदर? पेड़ पौधे सीधे सूर्य से आने वाली जो लाइट है और ताप है उसको ग्रहण करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं, और इसकी पत्तियां हैं वो इस लाइट का प्रयोग करती है। लेकिन प्रत्येक पौधे का, या हम कहें विश्व के अंदर जितने भी कोयला बेल्ट हैं, विश्व के किसी भाग में जहाँ भी कोयला पाया जाता है, वहाँ पर पहले क्या था कि बहुत बड़े जंगल थे जो कि नीचे दब गए हैं, वहीं से कोयला बना है। तो प्रत्येक पेड़ को आखिरकार एक लकड़ी बनना है, ईंधन बनना है। इस ईंधन को हम जलाते हैं। वैसे ही वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस CO2 की मात्रा को कौन एब्जॉर्ब करता है? यही पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए पौधे एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे रात में भी बहुत काम करते हैं, जैसे कि जो भी दिन के अंदर सूर्य ने प्रकाश लिया उसको तो ग्रहण करेंगे ही। रात में धरती जो ताप छोड़ती है, धरती ठंडी होती है, उस ताप को यह परत पार नहीं जाने देती। और ऊर्जा का एक नियम है सामान्य कि ऊर्जा हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती है। तो गर्मी है वापस नीचे आती है रात के अंदर, तो उस गर्मी को भी यही पौधे क्या है एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोनों तरह का, दिन में भी इनका फोटोसिंथेसिस का काम होता है और रात को भी। इसलिए रात को पौधे हरे बने रहते हैं, इनके अंदर जीवन बना रहता है। तो ये तो इसका साइकिल है, चक्कर है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन ये तो इसका प्राकृतिक साइकिल है। यदि मनुष्य पेड़ पौधों का या कहें हम कोयला का ज़्यादा उपयोग ना करें तो इसका संतुलन बना रहता है। और एक टर्म और आती है कि ग्रीन हाउस भी इसी तरह काम करता है जिस तरह CO2 गैस काम करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव ठंडे इलाकों के अंदर खासकर बनाया जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि जो सूर्य से आ रही किरण है, सूर्य की लाइट है और सूर्य की हीट है, उस दोनों को ही यह कांच घर अपने अंदर आ जाने देता है। इसके अंदर फिर पौधे लगे होते हैं जो कि इसका प्रयोग करते हैं, हीट का भी और लाइट का भी। ये कहाँ बनाए जाते हैं? विश्व में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर हरित गृह बनाए जाते हैं। पहला, विश्व के अंदर जितने भी हाई लैटिट्यूड हैं, उच्च अक्षांश हैं जितने भी 50 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री 70 डिग्री तक, खासकर यूरोप के इलाकों के अंदर या उत्तरी अमेरिका के हिस्से या रूस का कुछ हिस्सा, वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो
तिरछी पड़ती हैं और कम समय के लिए पहुंचती हैं। तो डे लाइट कम होता है, सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, तो जितना भी प्रकाश मिले उसको यूटिलाइज करना पड़ता है इन इलाकों के अंदर हरित गृह बनाकर, कांच के घर बनाकर। दूसरा हम बात करें, जितने भी हाईलैंड हैं, उच्च भूमि के क्षेत्र हैं, जो खासकर पर्वतीय इलाके हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पर्वतों पर हमें पता है जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर उठते हैं तो तापमान कम होता जाता है, इसलिए पहाड़ों पर, पर्वतों पर तापमान कम पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर भी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो काम करता है। और तीसरा जो एक मॉडर्न टाइम की देन है, कुछ जो फसलें हैं या हम कहें ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि विशेष सीजन में ही उगते हैं, मौसमी होते हैं, जो फल फ्रूट हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर ये सारा साल पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि उन्हें इन कांच के घरों में तैयार किया जाता है और सारा साल मार्केट में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित होती रहती है। इसके बाद तो इसी तरह CO2 गैस काम करती है हरित गृह प्रभाव की तरह। अब ये CO2 बढ़ क्यों रही है, क्या कारण है, इनको देखते हैं। CO2 बढ़ने के कारण हम कहें तो पहला कारण तो सीधा वनों का कटाव, यानी वन जो कि CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें काट लेंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा, कौन उसको काम में लेगा, तो वायुमंडल में पड़ी रहेगी। इसके अतिरिक्त हम और चीज़ें जलाते जाएंगे तो उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी लगातार, ये नुकसान है। दूसरा, ईंधन का जलाना, ट्रैफिक के अंदर जितने भी आपने साधन देखे हैं, या कोयला जलाते हैं हम, एक झूमिंग कृषि, जो कि विषुवतीय क्षेत्रों में की जाती है, खासकर इक्वेटर के आसपास, जो ब्राज़ील का कुछ इलाका है, मध्य अफ्रीका के अंदर जो जंगल हैं उनको साफ करके झूमिंग कृषि की जाती है, उससे भी जंगल कटते हैं, नुकसान होता है। या हम कहें जो न्यूक्लियर हम बम परीक्षण करते हैं, उससे भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन ये CO2 रिलीज होती है, तो इससे भी वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ रही है। कितनी बड़ी है कि 1970 के अंदर भारत के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो 330 थी। यही 2018-19 के अंदर आते आते 400 प्लस हो गई है, जो कि एक चिंताजनक स्तर माना जाता है। 400 प्लस पार्ट पर मिलियन इसे माना जाता है। तो ये इसकी जो मात्रा है बढ़ रही है। प्रभावों की चर्चा करते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी से क्या प्रभाव होंगे। प्रभावों को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, सकारात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक। प्रत्येक चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होता है। सकारात्मक प्रभावों के अंदर पौधों का जो जैव द्रव्यमान है वो बढ़ रहा है CO2 के इंक्रीज होने से, यानी पौधों का जो बायोमास है वो बड़ा हो रहा है। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है अत्यधिक। ये जैव द्रव्यमान क्या होता है कि किसी आपने कई बार जो टमाटर को हम निचोड़ते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, तो पीछे जो छिलका बचता है, या गन्ने का रस निकालने के बाद पीछे जो छिलका बचता है, उसी को जैव द्रव्यमान कहा जाता है। तो CO2 के वायुमंडल में बढ़ने से कृषि के जो फसलें हैं उनका जो भी जैव द्रव्यमान बढ़ रहा है, उनके जो फल हैं वो बड़े हो रहे हैं। ICAR की रिपोर्ट कहती है कि अकेले महाराष्ट्र के अंदर ही 40% तक कपास उत्पादन बढ़ गया है CO2 के वातावरण में ज़्यादा होने से। महाराष्ट्र के अंदर नगरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, हमें पता है, तो ज़्यादा मात्रा में CO2 है तो कृषि उत्पादन बढ़ा है। ऐसी रिपोर्टें पूरे विश्व में छपी हैं। तो ये सकारात्मक प्रभाव है लेकिन बहुत छोटा है, तो इसको ज़्यादा महत्व हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव है वो ज़्यादा खतरनाक हैं। उनमें पहला भूमंडलीय ऊष्मन, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पूरे विश्व का जो तापमान है
उसके अंदर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और पिछले 10 सालों में इन्होंने पिछले कई सदियों का रिकॉर्ड ही तोड़ा है, इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो ऊंचे स्थानों की बर्फ़ है वो क्या है, ज़्यादा पिघलेगी क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। पिघलेगी तो जो भी पानी है वो नीचे की ओर आएगा, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं वे डूब जाएंगे। पानी नीचे की ओर क्यों आएगा, क्योंकि धरती के ऊपर केंद्रापसारी बल काम करता है, तो भूमध्य क्षेत्रों से ये बाहर की ओर उभरती है, तो यहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा। तो यहाँ के जो द्वीप हैं, खासकर इंडोनेशिया है, बाली है, सुमात्रा है, जावा है, इन पर डूबने का खतरा सबसे पहले होगा। फिर इन लोगों को कहाँ विस्थापित किया जाए, कहाँ रखा जाए, फिर उसके अलग भयंकर परिणाम होंगे। तो ये सबसे बड़ा खतरा भूमंडलीय उष्मन का है। भूमंडलीय उष्मन के अंदर भी एक और नई चीज़ जो सामने आ रही है कि जब यहाँ की बर्फ़ पिघलेगी ऊंचे पहाड़ी प्रदेशों की, तो यहाँ नए नए स्थान खुलेंगे, क्योंकि जो पहाड़ों की बर्फ़ है वो तो नीचे चली आएगी पानी के साथ, लेकिन जो नए स्थान है वो बचेंगे, पर्यटक प्रदेश भी खुलेंगे। तो ये इसका भूमंडलीय उष्मन का एक छोटा सा सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन इसको भी हमें उत्साह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो ये हम इसके प्रभावों की बात करते हैं। फिर क्या हम CO2 को वायुमंडल के अंदर बढ़ने से रोक सकते हैं, क्या ऐसे कुछ प्रयास हुए हैं? 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, यानी विभिन्न देशों ने इसमें हिस्सा लिया और यह शपथ ली गई कि हम कार्बन का उत्सर्जन है वो एक निश्चित स्तर से ऊपर नहीं करेंगे, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास करेंगे। लेकिन यह एक दावा ही साबित हुआ, खोखला, इस दिशा में कोई उचित काम नहीं हुआ है और CO2 की मात्रा बेतहाशा वृद्धि से बढ़ रही है। UNEP, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी कुछ हद तक जो नए नए कार्यक्रम है और जागरूकता फैला रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं वो है पौधारोपण। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि हम पौधे लगा देंगे तो ये अपने आप CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे, और अनेक देश इसमें सहयोग कर रहे हैं। जैसे भारत ने वन्य नीति को अपनाया है, तो कुछ दिशा में काम हुआ है, लेकिन और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। धन्यवाद।